तो आइए पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें कहा यह गया था, सरकारी फरमान उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था कि कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं बाकायदा वहां पर नेम प्लेट लगानी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फिलहाल रोक लगा दी है, 26 तारीख तक जवाब भी मांगा गया है। विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर अब रख रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है। देश के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर निकल रहे कांवड़ियों का उत्साह देखने लायक है। उधर पिछले 4-5 दिन से कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने की मुहिम चल रही है। यूपी सरकार के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाए जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि पुलिस ने बिना किसी कानूनी शक्ति के दुकानदारों से यह कह दिया कि उन्हें दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन साफ कर दिया कि दुकानदारों को दुकान के सामने अपना नाम प्रदर्शित करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना ही लिखना काफी है कि दुकान में परोसा जा रहा खाना शाकाहारी है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई के दिन यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने बहुत बड़ा काम किया है। हम उनके इस आदेश का सराहना करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंसूबी को और सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा देने का काम कर रही है सही डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लोग इसका वैसे भी विरोध कर रहे थे कि जानबूझकर सरकार ने समाज को विभाजन करने की जैसी राजनीति करते हैं उसी को करने के लिए सामने नाम लिखने को कहा। उससे कोई मतलब नहीं था। समाज में अराजकता फैलाने के लिए और डिवीजन करने के लिए ये सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तो यूपी सरकार के फैसले को अयोध्या और बद्रीनाथ में मिली हार से जोड़ दिया। कभी ऐसा ऑर्डर मैंने नहीं देखा। ये कोशिश कर रहे हैं कि तनाज़ा और बढ़े और मुसलमानों और हिंदू में तफरुका और बढ़ जाए। साजिशें जो है ये कामयाब नहीं होंगी। पिछले इलेक्शन में दिखा दिया। इन्हीं वजहों से ये हार गए। राम मंदिर का इन्हें इफ्तिताह किया, वहाँ पे हार गए। अयोध्या में हार गए। जो बद्रीनाथ का मंदिर है उस इलाके में हार गए। विपक्ष पहले दिन से ही यूपी सरकार के आदेश का विरोध कर रहा है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दे दिया। जातिगत गणना से भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? जब आप जातिगत गणना करेंगे तब नहीं पता चलेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तब तो और बड़ा हो जाएगा। अभी तो केवल हिंदू मुसलमान हो रहा है, फिर सारे का सारा विघटन हो जाएगा जातियों में। तो वो उसकी चिंता करें लोग। 26 जुलाई को अदालत में सरकार क्या जवाब देती है, अब पूरे देश की इस पर नजर रहेगी। एबीपी न्यूज ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर कांवड़ियों और दुकानदारों से बात की और नेम प्लेट लगाने को लेकर उनका पक्ष जाना। सरकार के नए आदेश को लेकर क्या सोचते हैं कांवड़िए और उन दुकानदारों का क्या कहना है जिनको नया नेम प्लेट, नया बैनर, नया पोस्टर लगवाना पड़ा है ताकि ये सुनिश्चित हो कि उनकी पहचान और नाम क्या है। कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क थोड़ी है। नहीं, कोई अंतर नहीं। जो सरकार करेगी सही करेगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहा गया आप लोगों से? कुछ भी नहीं कहा, बस बैनर लगवाना कहा लगवा ले। कावड़ के लिए जैसे खाना हो खावा, नहीं खाना नहीं खा। हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी दुकान का नाम बदले न बदले, सरकार की पॉलिटिक्स है। ये सरकार ही करवाती जो करवाती। ना मुस्लिम के पास टाइम है इतना, ना हिंदू के पास टाइम है। योगी जी की जय हो। योगी जी ने एक नंबर का काम कर रखा है। मीट मच्छी की दुकान तो सब बंद हो जाएंगे।
हैं, वैसी दुकानें हैं, उनसे कोई हमें वो नहीं है, उनसे कोई एतराज नहीं। वह खूब लगाए जाइए, भंडारे लगाते हैं, मोमडन लगाते हैं, मेरिट में भी लगाते हैं, हमारे इंगे खूब लगाते हैं मोमडन। हम कैसे मान लें जी, बहुत वो करते हैं सहूलियत। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज नेम प्लेट विवाद को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जिसके बाद कोर्ट में जज ने क्या कहा, अब मैं वो आपको बताती हूँ कि आखिर पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट में जज की तरफ से क्या कहा गया। दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने के लिए कहा गया है। कोर्ट में जज ने कहा, इसमें आगे जो कहा गया है वो भी आपको बता दें। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव भरा बता रहे हैं। जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये आधार दिया गया है कि ये दरअसल भेदभाव भरा फैसला है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे आदेश का कानूनी आधार कोई नहीं है। ये भी दलील आज कोर्ट रूम में रखी गई है। हम प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के अमल पर रोक लगा रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अभी ये अंतरिम रोक है, अगले फैसले तक। फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। दुकानदार खाने का प्रकार लिखे, यानी कि मेन्यू क्या है वो लिखे, अपना नाम लिखना लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है। तो कोर्ट के भीतर आज जज ने ये तय कर दिया कि फिलहाल नाम बताना आपके लिए जरूरी नहीं है, और इसके बाद अब इस फैसले पर रोक भी लगा दी गई है। अब आगे इसमें और क्या जानकारी है, अखिलेश आपके पास आते हैं। शीन, अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुजफ्फरनगर में हलचल बड़ी तेज है। वहां से जो हमें जानकारी मिल रही है, दुकानदारों ने बाकायदा नेम प्लेट अब हटाना भी शुरू कर दिया है। यानी कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुरूप अब दुकानदारों ने बाकायदा दुकान के बाहर से नेम प्लेट हटाना शुरू कर दिया है। फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। 26 तारीख तक सरकार से जवाब मांगा गया है और तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, आप देख रहे हैं उनके कैमरों के माध्यम से ये जो तमाम पोस्टर वहां लगाए गए थे, यानी वहां पर जो कुछ लिखा गया था नेम प्लेट पर, अब उसे धीरे धीरे हटाया जाना शुरू कर दिया गया है। ये फल के जो ठेले वगैरह हैं उस पर आप देखिए लोग वहां से हटा रहे हैं नेम प्लेट को। शिरीन, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब इस खबर पर तो नजर हमारी रहेगी। अब जरा महाराष्ट्र की बात हम कर ही रहे हैं, तो देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताकर गृह मंत्री अमित शाह ने वहां सियासी माहौल थोड़ा गर्मा दिया है। वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को निशाने पर लिया, जिसके बाद अब वहां सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। भारत माता की जय 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 भवानी। पुणे में रविवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ी बैठक की। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम। इस बैठक में प्रदेश भर के नेता और पदाधिकारी तो मौजूद थे ही, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर जो बातें कही, उसने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा रखा है। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? अमित शाह ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का बता दिया तो उनकी पार्टी गर्म हो उठी। महाराष्ट्र की धरती 400 साल पहले न तो आदिल शाह के सामने झुकी थी और न तो आज अमित शाह के सामने झुकने को तैयार है। उद्धव ठाकरे साहब अगर इनका डटकर सामना कर रहे हैं तो औरंगजेब हो गए हैं, और अगर इनके साथ जाकर बैठ जाएं तो पूरे दुनिया के एक चमत्कारिक पुरुष हो जाएंगे और महान संतों और ऋषि मुनियों में गिनती ये लोग बीजेपी वाले करने लगेंगे। ये गंदी राजनीति है, इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। उद्धव पर हमले का जवाब पार्टी के प्रवक्ता ने दिया तो शरद पवार पर जो निशाना अमित शाह ने साधा, उस पर पलटवार करने के लिए बेटी सुप्रिया सुले सामने आई। मला माननीय अमित शहाजींना आठवण करून द्यायची की ते ज्या सरकारमध्ये आज आहे त्या सरकारने 6 दशक आदरणीय पवार साहेबांनी जी देशाची सेवा केली
त्याच्यामध्ये माननीय पवार साहेबांना त्यांनी पद्मविभूषणाची कौतुक करून देशाला सांगावं आणि ज्यांच्यावर अमित शहाजींनी आजपर्यंत भ्रष्टाचार याचे आरोप केले त्यातले 90% लोक आज भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री तरी आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत. पल पल जूझते हुए देखा है. महाराष्ट्र में अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव से पहले एक दूसरे को घेरने और निशाना साधने का दौर शुरू हो चुका है। ये चुनाव का ही है, ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान लोगों को ईमानदार आनंद दिग्विजय जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। आनंद दिग्विजय जी ने हमेशा बालासाहेब ठाकरे के साथ वफादारी रखी, उनके हिंदुत्व को आगे लेके गए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं, इसलिए इस बार का चुनाव प्रचार और आक्रामक होने का अनुमान है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन था, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सीएम कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए और बाद में कांग्रेस और शरद पवार के सहयोग से वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी से दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो दोनों जो पक्ष थे उसमें 3 दल हैं। महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उसे महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, ये देखिए आपके सामने ये पूरी जानकारी है, और एनडीए को महायुति भी कहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आप गौर करिए तो देखिए जो आंकड़े हैं, कुल सीट 48, महाविकास आघाड़ी 30, महायुति 17 और निर्दलीय 1। ये है, ये आपके सामने तमाम जो आंकड़े हैं। अब इस आधार पर अगर विधानसभा के हिसाब से विश्लेषण हम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दरअसल महाविकास आघाड़ी जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। श्री बिल्कुल, और अब एक बड़ी खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अजीत पवार के एक फैसले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल पुणे में वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो ऐलान ये कि स्थानीय निकाय चुनाव वो स्वतंत्र लड़ेंगे, यानी कि अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है एनसीपी। ये बड़ा ऐलान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने किया है और जाहिर तौर पर इस ऐलान के बाद सभी को चौंका कर रख दिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अखिलेश, तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल दरअसल जो तेज है उसे आप यूं समझिए कि बहुत जल्द वहां पर चुनाव होने वाला है। अगले 3 महीने के अंदर वहां पर चुनाव हो जाएगा और ऐसे में अलग अलग दलों की तैयारियां भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है, वहीं उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो 4 अगस्त को एक अहम बैठक करने वाली है। जन्मदिन के मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के समर्थकों ने मुंबई में भावी सीएम के पोस्टर लगा दिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से अजीत पवार को लेकर एनडीए के भीतर सवाल उठ रहे हैं, उस माहौल में इन पोस्टर्स की अहमियत बढ़ जाती है। वैसे इस तरह के पोस्टर पहले भी लगते रहे, लेकिन अभी अजीत पवार एनडीए में हैं, इसीलिए इस पोस्टर ने सियासी लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। असल में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने वाले राज ठाकरे यह विधानसभा अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 288 सीटों में से 50 सीटों का जायजा लिया है। उधर महाआघाड़ी में शामिल समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के सांसदों के अभिनंदन के बहाने अबू आजमी ने मुंबई में पिछले हफ्ते शक्ति प्रदर्शन किया। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के 31 सांसद पहुंचे। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने इस बैठक के जरिए गठबंधन में ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है अगर मांग जायज होगी तो पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। हमारी महाविकास आघाड़ी तो है ही, हमारे कुछ मित्र पक्ष भी है,
लेकिन ऐसा कि ये जो है मित्र पक्ष वो साथ में जो आएंगे उनको साथ हम लेके जाएंगे। हाँ, अब उस पर जो मित्र पक्ष है अगर उनको जगह चाहिए तो हम चर्चा करेंगे, उनके साथ चर्चा करके उनका हल कुछ न कुछ निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूपी में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और पार्टी अपना विस्तार चाहती है। उधर दिल्ली में कल कांग्रेस नेताओं की बैठक होने वाली है। कांग्रेस के इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को उद्धव ठाकरे दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे से पहले उद्धव ठाकरे का ये दौरा बेहद अहम है। देखिए, महाराष्ट्र में पिछली बार यानी कि 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच में गठबंधन था और चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 288 सीटों में से 105 सीट बीजेपी को मिली थी और 56 सीटों पर शिवसेना ने कब्जा किया था। दूसरी तरफ बात अगर एनसीपी की करें तो उस वक्त चाचा भतीजे का बंटवारा नहीं हुआ था। हालांकि शिवसेना में मतभेद हुए थे बीजेपी और शिवसेना में, जिसके बाद उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस सब साथ आ गए थे। बाद में यहां मतभेद थोड़े और आगे बढ़े और शिवसेना और एनसीपी में भी टूट हो गई थी। देखिए, संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल देश का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज ही सदन के भीतर तल्खी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सत्र को लेकर विपक्ष को घेरा तो विपक्ष ने नीट मामले को लेकर एक बार फिर सरकार से सवाल पूछा। बजट से पहले बाउंसर देखिए। 1 मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, 1 मिनट नीट नहीं। कल देश का आम बजट पेश होने वाला है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन बजट से ठीक पहले विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सरकार के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाए। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर सुनाया। आरोप लगाया कि 2.5 घंटे तक विपक्ष ने उनकी आवाज को दबाए रखा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का संसद में जवाब देंगे, लेकिन राहुल ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए एक बार नीट के मुद्दे पर सवाल किया और पूछा, सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सरकार क्या कर रही है। लगे हाथों अखिलेश ने भी शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक ये मंत्री रहेंगे छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on. The Indian examination system is a fraud. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाएगी। उन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों। विपक्ष से आरोपों की चौतरफा बौछार हुई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जवाब देने के लिए खड़े हुए और एक एक कर राहुल और अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की ST, SC, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है।
क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इधर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे में जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। सरकार का दावा है कि बेरोजगारी और महंगाई दर लगातार घट रही है। आर्थिक सर्वे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार भारत की ग्रोथ और देशों के मुकाबले काफी अच्छी होने जा रही है। और अभी एक बड़ी खबर आ गई है, राहत फतेह अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दुबई में यह गिरफ्तारी हुई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज। राहत फतेह अली खान जो कि एक मशहूर गायक है, सिंगर है, प्लेबैक सिंगर भी है, सूफी गायकी के लिए जाने जाते हैं, कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गा चुके हैं। दुबई एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब किस मामले में गिरफ्तारी हुई है यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दुबई एयरपोर्ट पर राहत फतेह अली खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आइए अब लिए चलते हैं आपको शिरीन के पास। बिल्कुल, और अब मौसम कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर से लेकर पश्चिम तक इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां तो आफत की बारिश हो रही है। क्या पहाड़, क्या मैदान, जल तांडव से जिंदगी हुई हलकान। नदियों में उमड़ता सैलाब मानो अपनी प्रचंड लहरों से सब कुछ लील लेने पर आमादा है। लगभग आधा हिंदुस्तान इन दिनों पानी की मार के आगे बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। तस्वीरें दंतेवाड़ा जिले की हैं। भारी बारिश से किरंदुल के लौ खदान का बांध टूट गया और देखते ही देखते आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सैलाब इतना जबरदस्त था कि सब कुछ बह गया। वो ट्रक गया। आसपास की बस्तियां सैलाब में डूब गई। भारी बारिश के बीच जिंदगी से जद्दोजहद की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोगों की गाड़ियां बीच सड़क पर ही फंस गई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि लोग जहां थे वहीं रुक गए। गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। सूरत के ही डूमभाल से आई इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चंद घंटों की बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। तस्वीरें हैं सूरत के डुम्बाल इलाके की। डुम्बाल इलाके के बगल में आई एक मीठी खाड़ी है और मीठी खाड़ी का पानी दोनों लेवल पर अभी फिलहाल यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर जो घर है, निचले इलाके में जो घर है, वहाँ पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए कितना जल भराव है, कितना पानी भरा है? ये कल रात से जल भराव हो रहा है और कल रात से पानी लोगों के घरों में आ गया है। हमारा इतना नुकसान हो चुका है, अब क्या बतावे कि एसएमसी हमारी कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही। पड़ोस के ही राज्य महाराष्ट्र के कई शहरों में महाप्रलय के हालात हैं। कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार धीमी हो गई है। अंधेरी, मलाड, हिंद माता, गांधी मार्केट, किंग सर्किल और विद्या विहार पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की कर लें तो यहां भी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम हैं। कई नदियां उत्तर प्रदेश में इस वक्त उफान पर हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ दहाड़ रहे हों। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर यूपी में दिख रहा। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद धमोला और पांवधोई नदी का जलस्तर बढ़ गया। सड़क पर सैलाब है या सैलाब के बीच सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने पर मजबूर हैं। यूपी के ही मुजफ्फरनगर में महज 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन की बदइंतजामी की पोल खोलकर रख दी। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और उसी तालाब के बीच कांवड़िए जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं।
बारिश ने किस तरीके से बदहाल कर दी है मुजफ्फरनगर की सड़कें, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ बड़ी संख्या में आपको कांवड़िया नजर आएंगे जो हरिद्वार से जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं कहूँगी इंतजामात बदतर है। मुजफ्फरनगर का ये शिव चौक है और शिव चौक पर आपको कांवड़ियों की कतार नजर आएगी। ये सभी जा रहे हैं आगे शिवालय की तरफ। लेकिन आज इस बारिश के बाद की जो स्थिति है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दिक्कत हो रही है आप लोग? जी दिक्कत तो हो रही है, बस पैरों में जख्म होते हैं, जख्म में जो पानी गिरता है और दिक्कत आती है चलने में भी, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो बनती है। उत्तराखंड के रुड़की से देहरादून और सहारनपुर जाने वाला हाईवे कुछ देर की बारिश से डूबा डूबा नजर आया। गाड़ियां हाईवे पर डूबती हुई दिखाई दी। बेशक बाढ़ से मैदानी जिले प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में भी बारिश से लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे सैंज बिशनपुर के पास मलबा गिरने से बंद हो गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह कांवड़िए जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे। मामूली लापरवाही किसी भी वक्त जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि बीआरओ काम पर लगा हो, लेकिन कर्मचारियों को हाईवे खोलने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लगातार हो रही मानसूनी बारिश से इतना तो साफ है कि फिलहाल जनता को राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। और फिलहाल इस शो के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल शाम 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी राजनीति की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, जहां खबरें कभी खत्म नहीं होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।